हेलो सो वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का परफेक्ट एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास बहुत विशेष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में हम स्पेशली जीएस के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इन जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सारे एग्जाम्स को हम एक साथ किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी भी हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे, बनाएंगे। तो दोस्तों मैं अंकित कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया कर दीजिए, आपके बहुत काम आएगा। शुरू करें, चलिए आ जाइए। देखो दोस्तों, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, डजेंट मैटर, कोई सा भी एग्जाम हो, पहले हम थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें सर जीएस का सिलेबस कैसा होता है और किस तरीके से काम करता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, अगर हम जीएस के सिलेबस की बात करें बेसिकली सब एग्जाम्स के लिए, तो क्या क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, एक बात बताओ, सबसे पहली चीज जीएस के सिलेबस में हर कोई जानता है सर, जियोग्राफी है। क्या आती है सर? भूगोल आता है। क्या आता है सर? भूगोल। सबसे बेसिक सी चीज क्या आती है? हर एक जीएस का सिलेबस उठा के देखना, सब में आपको ज्योग्राफी मिल जाएगी, भूगोल मिल जाएगा। देखो एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको मिस्टेक्स भी बताऊंगा बच्चे क्या करते हैं और किस तरीके से आपको सिलेबस को फॉलो करना है। इस चीज के बारे में भी हम आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाइए। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जीएस का सबसे पहला ही सब्जेक्ट आता है क्या? भूगोल। और भूगोल से आजकल बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों यहां पर खास बात यह है कि यहां पर भूगोल को दो पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सिंपल। कितने भाग में डिवाइड है भूगोल? दो भाग में, जिसमें से एक आता है भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। एक तो आता है भारतीय भूगोल और एक आता है मेरे भाई विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल यानी कि एक आता है इंडियन ज्योग्राफी और एक आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये दो चलते हैं सर इसमें। इसमें चलेंगे भूगोल वाले चैप्टर में। अब कोई भी एग्जाम आप दे लो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, यानी कि अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूं इन सभी को, तो आप इसको कह लो 60% और इसको कह लो 40%। यानी कि 60% चांसेस हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में से क्वेश्चन पूछे, या फिर ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस में से लगभग 60% क्वेश्चन हमें इंडियन ज्योग्राफी से मिल जाते हैं, बाकी के हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिल जाते हैं। तो आपका पहला काम क्या होगा सर? इन ज्योग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पहले कवर करना है सर, वो है इंडियन ज्योग्राफी। लो जी, पहली चीज हमें मिली इंडियन ज्योग्राफी। आपको सबसे पहले कवर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। समझे? वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात बाद में आती है। सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है? इंडियन ज्योग्राफी प्रिपेयर करना है, क्योंकि एवरी एग्जाम, अभी वीडियो का उठा के देख लेना आप, अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है, आप देख लेना इंडियन ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन बने, और उसकी टेंशन मत लेना किस तरीके से, वो हम देख लेंगे बाद में, है कि नहीं। तो ये भारतीय भूगोल सर सबसे इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए। ध्यान से सुनना, ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर इंडियन ज्योग्राफी से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कवर करना है? सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, सेकंड जो जीएस का सब्जेक्ट आता है, या जीएस का जो सेकंड पोर्शन आता है सर, उसमें आप कहोगे पॉलिटी। अब यहां एक बात, अच्छा इसके अंदर अगर आपको देखना हो ना, तो इसके अंदर जैसे भारत का परिचय आ जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आ जाता है। इसके अलावा जैसे भारत के पर्वत, पठार, भू आकृतिक प्रदेश जितने भी हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, नदियां हो जाएगा, एयर प्रेशर, वायुदाब या पवने हो जाएंगे। इसके अलावा भारत की जलवायु हो जाएगी। इसके अलावा भारत की कृषि हो जाएगी, इंडियन एग्रीकल्चर हो जाएगा। इसके अलावा भारत की मृदा हो जाएगी। इसके अलावा संसाधन हो जाएंगे, है कि नहीं, संसाधन हो जाएंगे, ये सारी चीजें। इसके अलावा दर्रे, द्वीप, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके इसी में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर सेम है, लेकिन वर्ल्ड को ध्यान में रखना है। इसमें कुछ चैप्टर जुड़ जाते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं अक्षांश और देशांतर। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अक्षांश व देशांतर। और इसके अंदर भी अक्षांश और देशांतर में पृथ्वी की संरचना कैसी है, आंतरिक संरचना पृथ्वी की, आप इसमें लिख लेना, पृथ्वी की कैसी संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, संरचना। इसके अलावा मेरे भाई इसी में जुड़ जाएगा आपका वायुमंडल, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और इसके अलावा महाद्वीप में महासागर,
महाद्वीप व महासागर। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, पहले इन्हें ही कवर करना है। ठीक है भैया, लिख लेना कहीं पर ही, कहीं पर निकाल के अच्छे से लिख लेना। सर ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, और सर ये हो जाएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी का, जिन्हें हमें सबसे पहले क्या करना है, कवर करना है। बताओ जी समझ में आई बात या नहीं आई? ये हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस, सबसे पहले इसको कवर करना है, इस ऊपर वाले को। डन, चलो। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है भैया पॉलिटी। क्या आता है सर? पॉलिटी आता है, जिसे हम राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। अब यहां ध्यान से सुनो सर, एक तो होता है राज्य व्यवस्था और प्लस एक होता है संविधान, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सर एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान और एक कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से सुनो, भारत पर राज करने के लिए जो व्यवस्थाएं, जो एक्ट, जो अधिनियम आए थे, वो आ जाएंगे पॉलिटी के अंदर। यानी कि इसके अंदर आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। सर इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर ब्रिटिश क्राउन आ जाएगा। इन दोनों के अधीन जितने भी एक्ट आए हैं वो इसमें आ जाएंगे। और भैया ये तो बिल्कुल सारा का सारा ही हो जाएगा। यानी कि आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ज्यादा ध्यान किस पर देना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, भारतीय संविधान पर। ये हो जाएगा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन। समझे नहीं समझे भाई? अगर भारतीय संविधान, आपको क्या क्या पढ़ना है? सर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, सर भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या क्या है, सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसको अच्छे से देखना है। और इसके अलावा भैया भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है, अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूचियां कितनी है, शेड्यूल कितने हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। और देखो संविधान के अंदर टोटल भाग जो है ना वो आज 25 है। इन 25 भाग में आपको सबसे पहले कौन से भाग कवर करने हैं ज्यादातर और ज्यादा इंपॉर्टेंट? एक तो भाग 3, एक हो जाएगा भाग 4, एक 5, एक 6, एक 9, एक 9 के, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट कवर करना है। इसके अलावा आपातकाल आ जाता है, संशोधन आ जाता है, राजभाषा आ जाती है, ये कुछ जुड़ जाते हैं भाग, लेकिन इनको जरूर कवर करना है। मतलब इनको करे बिना एग्जाम में मत बैठना। समझे नहीं समझे? तो यहां पर पॉलिटी इतना नहीं जितना संविधान इंपॉर्टेंट है, तो संविधान को अच्छे से लपेटना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यही से बन जाते हैं पॉलिटी के अंदर। ये हो गए 2 सब्जेक्ट। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की। सर तीसरा सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। अब हम सभी को पता है सर इतिहास भी तो 3 है। इतिहास के भी तो कितने पोर्शन है? सर इतिहास के भी 3 पोर्शन है। कौन कौन से है मेरे भाई? एक तो है प्राचीन इतिहास, एक तो है आपका प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है जी। एक हो जाएगा आपका मध्यकालीन, मिडिवल, ठीक है जी। और एक हो जाएगा आपका कौन सा? आधुनिक। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या पढ़ना है आपको? अभी तक जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें आपको इनमें क्या कवर करना है, ध्यान से सुनो। सर अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कितने भाग में डिवाइड किया गया है सर इसको? 3। एक हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और एक हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक, और सर एक हो जाएगा ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। अब ध्यान से सुनो सर, आपको जो पढ़ना है ना वो आदि ऐतिहासिक काल पढ़ना है, और आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आती है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना कि पशुपालन, कृषि वगैरह किस तरीके से हो रही है। और आदि ऐतिहासिक काल में सर पूरी की पूरी वंश आते हैं, जितनी भी डायनेस्टी वगैरह हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मौर्य वंश को पढ़ लेना थोड़ा बहुत, आप गुप्त वंश को पढ़ लेना, हर्यक वंश, नंद वंश, काफी सारे आते हैं, एक मौर्य वंश और गुप्त वंश। इन 2 को तो देख लेना, इन 2 को तो क्या कर लेना, अच्छे से देख लेना। इसके अलावा और छोटे छोटे क्या आ जाते हैं, डायनेस्टीज आते हैं, इनको तो पढ़ ही लेना, ठीक है जी। प्राचीन इतिहास में ये दोनों। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग एक पढ़ लेना, मुगल वंश पढ़ लेना बस। और मुगल वंश में भी क्या पढ़ोगे? मुगल वंश में भी आप लोग देख लेना जो स्पेशली इनकी शासन व्यवस्था कैसी रही है। जैसे अकबर, जैसे
चांदी के सिक्के किसने चलाए, सोने के सिक्के किसने चला दिए, है ना, इस तरीके की चीजें देख लेना। तो इनकी शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेना, यानी कि इनका रूलिंग पीरियड, इनका सिस्टम जो था वो किस तरीके से चल रहा था उसके बारे में। और आधुनिक इतिहास मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, सर ये आता है मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसका सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक क्या आता है भैया, इसके अंदर आते हैं सबसे पहला टॉपिक, आप पढ़ लेना। देखो इसकी शुरुआत औरंगजेब के मरने से मानी जाती है, आधुनिक की। 1707 में औरंगजेब मरता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1857 की क्रांति होती है, और 1947 में भारत क्या हो जाता है, आजाद। तो यहां से लेकर यहां तक का दशक सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ज्यादातर संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन बने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भैया इस पर लगा लेना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, मॉडर्न के अंदर इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ज्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना यहीं से होगी। समझ में आ गया? ये था आपका कौन सा, तीसरा। चौथा देखते हैं मेरे भाई, जीएस का फोर्थ सब्जेक्ट जो आता है वो आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। देखो जरा, किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशली जो भी लोअर एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो एक्सेट्रा कुछ भी हो एसएससी को छोड़कर, तो आप ना अर्थव्यवस्था को एज ए वन लाइनर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देख लो? वन लाइनर, ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि इकोनॉमिक्स को आप एक काम करो, क्वेश्चन से डिवाइड कर दो, मतलब क्वेश्चन टाइप पढ़ लो, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। सही मायनों में तो ये है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अगर वन लाइनर भी देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, जैसे लगते नहीं जाते प्रैक्टिस सेट लग जाते हैं, वैसे लगा दो बस। इतना और ज्यादा घुसने की जरूरत ना है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और साथ ही साथ आप कवर भी नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, जैसे जिस तरीके से एग्जाम आ रहे हैं। तो भैया तरीका मैं बता दूंगा किस तरीके से पढ़ोगे, अभी सिर्फ सिलेबस जान लो क्या क्या है, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ आप देखो विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की, सर जनरल साइंस के अंदर ना तीन चीजें हैं सर, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, और एक है सर बायो। तो लपेट दो किसको? बायोलॉजी, बायोलॉजी को लपेट दो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? ठीक है। देखो अगर एसएससी की बात करें ना, तो भैया सारे पढ़ लियो बढ़िया, लेकिन यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, अगर इनकी रेलवे वगैरह की हो, तो साइंस अच्छे से पढ़ लेना, और वो भी कौन सी, बायोलॉजी वाली थोड़ी ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि टर्म्स थोड़ी ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना? तो ये चीज बायोलॉजी अच्छे से कर लेना साइंस के अंदर, ठीक है? ठीक है। जैसे स्केलेटन हो गया, रक्त परिसंचरण हो गया, मानव कंकाल स्केलेटन वाला हो गया, और इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र होगा, है कि नहीं? ये सारी चीज आप क्या कर लेना, अच्छे से कर लेना। और 6 में आप देखेंगे करंट अफेयर, भैया इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। और करंट अफेयर से ही आपकी हो जाएगी स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब है जो कभी नहीं बदलती, तो यो तो तुम्हारे सब्जेक्ट के साथ भी हो जाएगी। यानी कि मान के चलो आपने ज्योग्राफी करी, तो ज्योग्राफी से स्टेटस, स्टैटिक भी तो खत्म हो रहा है, वन लाइन ही तो है स्टैटिक, जो कभी चेंज नहीं होगा, वन लाइनर है, तो करंट के साथ स्टैटिक हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। समझे नहीं समझे? जीए जनरल अवेयरेंस इसको बोल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है दो चीजों पर, एक तो इंटरनेशनल अफेयर्स और एक नेशनल अफेयर्स, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। इंटरनेशनल और नेशनल ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, समझे नहीं समझे? मंथन वगैरह कई सारी ऐसी मैगजीन आती है करंट अफेयर के लिए, जिनको आप प्रेफर कर सकते हो। फ्लैमिंगो आती है ना, दृष्टि की पढ़ सकते हो अगर ज्यादा ही डीप जाना चाहते हो, वरना इनसे हो जाएगा। योजनाएं वगैरह पे आती हैं, पत्रिका वगैरह, उनको देख लेना, है ना? वहां से आपकी एक पक्की हो जाएगी, या वहां से आप इसको अच्छे से कर लोगे। अब ध्यान से सुनो, एसएससी के एग्जाम तक तो इतना सिलेबस है, बाकी स्टैटिक जीके में ही आ जाते हैं सारे के सारे, बुक्स वगैरह आ जाती हैं इसी के अंदर। फेमस बुक्स कौन सी है सर? ऑथर इसी के अंदर आ जाते हैं सर। इसके अलावा बुक्स हो गया, ऑथर हो गया, जितने खेल स्पोर्ट्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं सर। इसके अलावा आपका और क्या हो जाएगा, स्टैटिक, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जीएस के किसी भी सब्जेक्ट का स्टैटिक हो, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा आप कितने क्या कह लो, आप कितने भी सम्मान कह लो, खेल व सम्मान इसी में जुड़ जाएगा, खेल व सम्मान क्या जुड़ जाएगा, इसी में जुड़ जाएगा। और इसके अलावा स्टैटिक में और क्या क्या बन जाता है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके अलावा भारत के नेशनल पार्क वगैरह ये इसमें जुड़ जाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट,
इसमें जुड़ जाती है। तो कई सारे स्टैटिक के अंदर इस तरह के सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। समझे नहीं समझे? तो करंट अफेयर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ये बात ध्यान रखना, और स्टैटिक के अंदर लगभग ये सब्जेक्ट आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा पुरस्कार में आप भारत रत्न वगैरह देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। लेकिन अगर यूपी पुलिस अक्सर टारगेट करके चले स्टेट एग्जाम को, तो इसमें यूपी जीके और जोड़ देना। क्या जोड़ देना? यूपी की जीके। देखो स्टेट एग्जाम अगर कोई भी होता है ना, तो उसमें यूपी की जीके तो पूछेगा, या उस स्टेट की जीके तो पूछेगा ही, हाँ कि ना? जैसे यूपी टेट का होता है तो यूपी के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। भाई भारत की कौन सी नदियां हैं, भारत का इतिहास, सॉरी भारत का कह रहा हूं, यूपी की कौन कौन सी नदियां हैं, यूपी के अंदर कौन कौन सी जनजाति रहती है, यूपी में किस तरीके से जीडीपी में योगदान है, या यूपी का इतिहास क्या रहा है, तो ये सारी चीजें आपको क्या पूछ लेगा, यूपी की जीके में पूछ लेगा कि यूपी के अंदर एग्रीकल्चर कैसा है, यूपी के अंदर मिट्टी कैसी है, ये सारी चीज आपको किस में आ जाएगी, यूपी के जीके में आ जाएगी। समझ में आया नहीं? बस भाई ये था आपका क्या सिलेबस, किसका? जीएस का। क्या क्या था? ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, और स्टैटिक जीके, और यूपी की जीके। ये है पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस। समझे नहीं समझे? अब वो अलग बात है कि इसमें से कुछ कम हो जाता है और कुछ बढ़ जाता है। कुछ एग्जाम के लिए कम हो जाएगा और कुछ एग्जाम के लिए बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्स का टारगेट रखा है, जैसे मान के चलो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आएगा, ठीक है जी, 2023 के लिए। तो इसमें साइंस का कितना पोर्शन रहेगा? सर साइंस जी के जो रहेगी वो उसके 38 क्वेश्चन होंगे और 76 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन है 150, और टोटल नंबर कितने मिलेंगे? 300। अभी से चेक कर लो कि तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है। समझे नहीं समझे? भाई जीएस में तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है? 38 क्वेश्चन आएंगे और यही सब्जेक्ट है। देखो सिलेबस क्या है, ध्यान से देखो अभी सिलेबस के बारे में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है? हिस्ट्री मैंने आपको बताया, पॉलिटी मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी मैंने आपको बताया, कृषि मैंने आपको बताया इंडियन ज्योग्राफी में, इकोनॉमी मैंने आपको बताया, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स वो उसी में ही आ जाएगा। इसके अलावा पॉपुलेशन ये अलग से जुड़ जाता है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी ये आपको ज्योग्राफी में ही करा दिया जाएगा, ये ज्योग्राफी का पोर्शन पड़ जाता है। एजुकेशन, ट्रेडिशन, संस्कृति, प्रैक्टिस, ये सब के सब ये उत्तर प्रदेश के। देखो यूपी जी के, मैंने कहा ना यूपी की जी के आएगी। जैसे यूपी की शिक्षा, कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल प्रैक्टिस किस तरीके से है, बुक्स एंड ऑथर मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी किस तरीके से, लैंग्वेज कैसी बोली जाती है, भारत के अंदर क्या है, करेंसी, कैपिटल्स, या फिर क्या आपका कंट्रीज कौन कौन सी है भारत के, जो मतलब नॉर्मली जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज वगैरह है उन सबके क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है, इंपोर्टेंट डेज आ जाता है। ये सारा सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल का है। और सुनो यूपी पुलिस कांस्टेबल, और एक और सुनो अब जरा, एक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस का देखो जरा, इसमें ना जीके के कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। भाई साहब 50 क्वेश्चन है जीके के। समझे नहीं समझे? और इस वाले में केवल यूपी की जीके में, यूपी कांस्टेबल में इसमें है 38। तो भैया जीएस आपके नंबर बना सकती है, लेकिन वो तब जब आपने तैयारी अच्छे से की होगी या अच्छे से कर रहे हो। तो भाई देखो मेरा सीधा सा मकसद कहने का ये है कि आप ना एक से ज्यादा एग्जाम को एक ही बार टारगेट कर सकते हो यदि आपको उसका सिलेबस पता है। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमी आएगी, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, आनी है। और देखियो जरा इसमें सिलेबस में देखियो जरा, दिल्ली पुलिस में देखियो जरा, यहां देखो जरा, हिस्ट्री आनी है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी आएगी, इंडियन इकोनॉमी आएगी, जनरल साइंस विज्ञान आना ही आना है, इंडियन पॉलिटी आएगी। हाँ कि ना? ये देखो जीके, बुक्स एंड ऑथर, बताओ सेम ही नहीं है क्या? इंडियन एग्रीकल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये रही, वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री ये रही, बताओ सेम ही नहीं है क्या? इंडियन कल्चर ये रहा, उसी में आ जाएगा, करंट अफेयर ये रहा। भैया बस फर्क इतना ही तो है कि किसी में थोड़ा ज्यादा पूछ लेगा, किसी में थोड़ा कम पूछ लेगा, बाकी सिलेबस तो सेम ही है। अब मान के चलो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आ गया और एक तरफ एसएससी का आ गया, और जीएस के लिए तुम अलग अलग बैच परचेस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? पहले ही थोड़ा अपर लेवल का जीएस परचेस कर लो बैच, और सारा एक ही साथ निपटा दो, फिर चाहे मेरी तरफ से कोई सा एग्जाम देते फिर हो। अब अलग अलग बैच खरीदने की क्या जरूरत है बताओ जरा? एक तरफ यूपी पुलिस का आ गया मान लो, एक तरफ रेलवे का आ गया, दोनों बैच परचेस करके बैठे हैं। क्यों बैठ रहे हो भाई दोनों बैच? सिलेबस सेम ही है, एक बार देखो तो जरा,
बस ये हो सकता है कि वहां पर थोड़ा हार्ड आ जाएगा, जैसे एसएससी में जीएस का जो पोर्शन है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और यूपी पुलिस में थोड़ा कमजोर हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है, बस इतना हो जाता है। बाकी सेम जीएस का सिलेबस है। समझे नहीं समझे? मैंने क्या कहा, किसी भी एग्जाम में बस थोड़ा सा बढ़ जाएगा और किसी एग्जाम में थोड़ा सा घट जाएगा, बाकी भैया सेम ही है। जैसे यूपी पुलिस में यूपी की जीके बढ़ जाएगी, लेकिन एसएससी में यूपी की जीके नहीं बल्कि स्टैटिक जीके का पोर्शन जुड़ जाएगा। समझे नहीं समझे? बस इतना है, वहां थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा, यहां थोड़ा सा कम रहेगा, तो एक ही बार कर लो ना जिस बढ़िया से। आगे ना देखो, सेम ही नहीं है सिलेबस। बट तुम पॉलिटिक्स पढ़ने जा रहे हो, तुम इंडियन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, अरे आना तो हर एग्जाम में है, तो एक ही बार ठीक से कर जो ले। हाँ कि ना बोलो। और इसके अलावा मैंने एक और एसएससी सीएचएसएल का बताया, जरा देखना इसके अंदर जो है ना, यहां देखो जनरल इंटेलिजेंस 25, जनरल अवेयरनेस 25, इसमें इतने 25-25 के हैं। और आप देखियो जरा इसका सिलेबस सीएचएसएल का, भाई देखियो स्टैटिक जीके, स्टैटिक जनरल नॉलेज, साइंस, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, ऑथर, स्कीम, ये देखो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और इसके अलावा अवार्ड एंड ऑनर्स। और जोड़ देना, ये मैंने बहुत कम लिखा है यहाँ पे, और जोड़ देना इसमें। भाई स्टैटिक जीके तुम्हें मिल गई, पढ़नी है भाई। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिक तो आनी आनी है, और ये स्टैटिक निमट जाएगी अगर आप साथ के साथ ज्योग्राफी ठीक से पढ़ लो, अगर आप साथ के साथ हिस्ट्री ठीक से पढ़ लो, अगर आप साथ के साथ पॉलिटी ठीक से पढ़ लो, अगर आप साथ के साथ इकोनॉमी ठीक से पढ़ लो, अगर आप साथ के साथ साइंस ठीक से पढ़ लो, तो ये तो साथ के साथ निमट जाएगी मेरे भाई। आके ना, और करंट अफेयर के साथ भी क्लियर हो जाएगी स्टैटिक। तो इसीलिए ज्यादातर लोग स्टैटिक जीके को अलग से नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो जीएस के सिलेबस के साथ ही उसको खत्म कर देते हैं। तो तुम्हें मैंने क्या बताया, मैंने तुम्हें 3 एग्जाम दिखाए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एक एसएससी सीएचएसएल, ये 3 ही तो दिखाए। क्या कोई चीज तुम्हें ऐसी दिखी हो कि इसमें है और इसमें नहीं है जीएस की? वो छोड़ो, वो स्टैटिक जीके यूपी की जीके अलग अलग जो, उसे छोड़ो आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब बात आती है ना जीएस के सिलेबस की, तो यार कोई भी एग्जाम उठा कर देख लो, बस जीएस को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। भाई किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, कहीं तो जीएस का लेवल ज्यादा हार्ड हो जाएगा, बस कहीं लो हो जाएगा, इतना ही तो फर्क है। बाकी जब ज्योग्राफी तुम्हें यूपी पुलिस में मिल रही है और ज्योग्राफी तुम्हें एसएससी में मिल रही है, तो एक ही बार ठीक कर लो ना। तो हमारी तरफ से फिर लेवल चाहे हार्ड पूछो चाहे वो इजी पूछो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो चला कर देखना, जरूर समझ जाओगे। यहां मैंने सिर्फ आपको बताया है। अब देखो जरा, जब तुम्हें यहां पता चल गया कि सर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, ज्योग्राफी आनी आनी है, तो ज्योग्राफी एक ही बार ठीक से निपटा दो, बात खत्म। आगे ना, आपको पता है हिस्ट्री आनी है, तो हिस्ट्री एक ही बार ठीक से निपटा दो, तीनों की कवर करके। थोड़ा हाई लेवल ही तो लेके चलना है, थोड़ा लेके चल दो, क्या दिक्कत है? पता ही तो चलेगा, कुछ नॉलेज ही तो आएगी, दिमाग में कुछ घुसेगा ही तो एक ही साथ लेके चलने में क्या दिक्कत है? बताओ, कुछ दिक्कत है तो? समझे नहीं समझे आप? तो एक से ज्यादा एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो, उनके सिलेबस को कंपेयर करके, उनके सिलेबस को क्या कर कंपेयर करके आप एक से ज्यादा एग्जाम्स को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। बात समझे हो मेरी? मैं क्या कहना चाहता हूं, कभी भी ये मिस्टेक मत करना जो मैंने आपको बताया। एक ही बार जीएस का सिलेबस पढ़ो और एक ही बार अच्छे से और खत्म करो। फिर चाहे तुम यूपी पुलिस की तरफ बैठो, तुम दिल्ली पुलिस में बैठो, तुम रेल में बैठो, तुम फलाना में बैठो, तुम ढिमकाना में, कहीं बैठ लो, अगर एक बार जीएस बढ़िया पढ़ लिया तो। और ये सब ड्रामेबाजी की बात है कि भाई जीएस का सिलेबस एक छोर है, कहीं खत्म ही नहीं होता। अरे खत्म होता है, एक फिक्स होती है दीवार, अगर उसको पढ़ोगे समझोगे तो मिल जाएगी वो दीवार, कहां जीएस स्टॉप करनी है, कहां जीएस खत्म करनी है। समझे नहीं समझे? यूं तो फिर कितना ही पढ़ लो है, यूं तो मैथ में कितने क्वेश्चन लगाओ जाओ तुम परसेंटेज के, कितने लगाओ जाओ चक्रवर्ती ब्याज के, कंपाउंड के, तो लगते ही रहेंगे। क्यों बन नहीं सकते क्वेश्चन? बिल्कुल बन सकते हैं भैया। छोर किसी का नहीं है, छोर तो हमें बनाना है। और वो छोर बनेगा कब? जब आप एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लोगे। समझे नहीं समझे? तो भैया आज की इस क्लास में हमने जाना कि एक से ज्यादा एग्जाम को किस तरीके से टारगेट करें, और साथ ही साथ सिलेबस जरूर कंपेयर कर लेना। भैया सिलेबस तो निकाल के बैठ जाओ जो भी थारा एग्जाम हो, और टिक करते रहो। जैसे यूपी पुलिस में तुमने क्या करा, तुमने कोई यूपी पुलिस का बैच परचेज कर रखा है या कोई भी जीएस का बैच परचेज किया, तुम्हारी ज्योग्राफी होगी तो टिक कर दो, ज्योग्राफी हो गई। और फिर सारों में सारे एग्जाम्स के क्या लगा लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो, देखूं मैं भी कैसे छूट जाएगा एक भी क्वेश्चन। समझ रहे समझ रहे? एक ही बार सिलेबस खत्म करो बढ़िया तरीके से। समझे नहीं समझे? तो आज की क्लास में हमने जाना, एक तो सिलेबस, हाल ही में जो आने वाले एग्जाम है उनके सिलेबस के बारे में जान लिया हमने, या कोई भी आए जिसका सिलेबस वही है सेम, बस
कुछ में हाई हो जाएगा, कुछ में कम हो जाएगा और कुछ नहीं होने का। ज्योग्राफी सब में आनी है, पॉलिटी सब में आनी है, इकोनॉमिक्स सब में आनी है और आपका साइंस सब में आना, सब कुछ सब में आना है। तो एक ही बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और एक से ज्यादा एग्जाम को कैसे टारगेट करें वो भी मैंने बता दिया। सिलेबस कंपेयर करो सबके, और कंपेयर करने के बाद एक एक चीज को निपटाना क्या कर दो, शुरू कर दो। समझे नहीं समझे? मिस्टेक मत करना, ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए अलग बैच, उसके लिए अलग, वहां बैठे 2-2 3-3 साल पढ़ते ही जा रहे, कोई फायदा ना है उसका। समझे नहीं समझे? अगर कोई कहता है भाई कोचिंग सेंटर वालों की तो मजे आएंगे चाहे तुम कितनी बार बैच परचेज कर लो, भैया सही मायनों में 6-7 महीने की कोचिंग होती है और करके अपना निपटो, ठीक है ना? ठीक है, काम खत्म, फतेह करो। बताओ समझ में आया नहीं आया? इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास और लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा इन क्वेश्चंस को, ये जो है ना, ये किस तरीके से तुक्का लगाए, ये भी चीज समझेंगे, और किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक क्लास इसके लेके आऊंगा। समझे नहीं समझे? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया जीएस का सिलेबस क्या होता है, और साथ ही साथ किस एग्जाम में जीएस के किस तरीके से कंपेयर करे हर एग्जाम के लिए, वो आपको पता चल गया होगा, है ना? चलो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।